हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के माध्यम से टैक्टिकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए किस भारतीय सेना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के माध्यम से टैक्टिकल लैंड रेडियो की खरीद के लिए किस भारतीय सेना ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी ने। अब कुछ आईडेक्स के बारे में देख लेते हैं। आईडेक्स का मतलब क्या हुआ? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईडेक्स बोलते हैं। इसे लॉन्च कब किया गया था? 12 अप्रैल 2018 को। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था? डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 के दौरान। तो याद क्या क्या रखना है आपको? आईडेक्स का मतलब क्या हुआ? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। इसे लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2018 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री जी ने। और कहाँ पे किया गया था? डिफेंस एक्सपो इंडिया 2018 के दौरान। और इसका मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है आईडेक्स का? आईडेक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स सहित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचारों को बढ़ावा देने और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है और उन्हें आगे ले जाने के लिए अनुदान, वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है। ऑब्जेक्टिव किसका है? आईडेक्स का है। अनुसंधान एवं विकास, जिसमें भारतीय रक्षा और एरोस्पेस संगठन द्वारा भविष्य में अपनाने की अच्छी क्षमता है। तो आईडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर सहित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचारों को बढ़ावा देने और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है और उन्हें आगे ले जाने के लिए अनुदान, वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है। और टैक्टिकल लैंड रेडियो क्या है? टैक्टिकल लैंड रेडियो विश्वसनीय और असफल सुरक्षित संचार के प्रावधान के लिए अत्याधुनिक हाई बैंडविड्थ, उच्च बैंडविड्थ, बैक हॉल वायरलेस रेडियो उपकरण है। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी पर सेमिनार आयोजित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोयला मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी पर सेमिनार आयोजित किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल, कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत, फ्रांस और किस देश ने 7 से 8 जून 2023 को 3 नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास के सफल समापन के साथ इतिहास में एक और मील का पत्थर हासिल किया? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई ने। भारत, फ्रांस और किस देश ने 7 से 8 जून 2023 को 3 नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास के सफल समापन के साथ इतिहास में एक और मील का पत्थर हासिल किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट आते हैं, पिछले 9 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन लाख टन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3305.34 लाख टन। पिछले 9 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है? लाख टन में पूछ रहा है, तो 3305.34 लाख टन। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में कितना था? 2650.47 लाख टन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना हो गया है? 25 मई 2023 तक का डाटा है, 3305.34 लाख टन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं,
किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था ने अमेजन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ICAR ने। और ICAR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्था ने अमेजन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ICAR ने। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश की पीक आवर एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए किस कंपनी ने इंदिरा सागर खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NHDC। मध्य प्रदेश की पीक आवर एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए किस कंपनी ने इंदिरा सागर खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NHDC ने। और NHDC का मतलब क्या हुआ? नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और NHDC क्या है? ये एक ज्वाइंट वेंचर है किसका? NHPC लिमिटेड का और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य की 1350 मेगावाट के अपर सिलेडू पंप स्टोरेज परियोजना को 70 दिनों के रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो सिंपली आपको याद रखना है, अपर सिलेडू पंप स्टोरेज परियोजना किस राज्य की है, कौन से राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो पंप स्टोरेज सिस्टम है या पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है फॉर इंडियाज एनर्जी फ्यूचर। तो जो सरकार का कमिटमेंट है 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, कब तक? बाय द ईयर 2030। तो ये हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा? भारत सरकार का और क्या टारगेट है? नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2070। तो जो पंप स्टोरेज सिस्टम है ना, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2030 तक भारत का टारगेट है 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, और नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक का टारगेट है? 2070 तक का। और सरकार का एक और कमिटमेंट है कि 2029-30 तक 39 हाइड्रो PSP लगाया जाएगा। ठीक है, 39 हाइड्रो पंप स्टोरेज जो प्लांट है इसे लगाया जाएगा कब तक? 2029-30 तक। नेक्स्ट आते हैं, रेलवे ने मई 2023 में माल ढुलाई से कितने करोड़ की कमाई की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 14,642 करोड़। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेलवे ने मई 2023 में माल ढुलाई से कितने करोड़ की कमाई की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 14,642 करोड़। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 2014 में 38,263 करोड़ रुपये से जनवरी 2023 में कितने करोड़ रुपये से 400% से अधिक की मात्रा में उछाल देखा गया? सिंपली आपसे पूछ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात था 2014 में 38,263 करोड़, अब जनवरी 2023 में कितना हो गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1,92,527 करोड़ रुपये। सिंपली बस आपको इतना याद रखना है कि 2014 में कितना था? 38,263 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात, और जनवरी 2023 में कितना हो गया है? 1,92,527 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पे। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत वर्ल्ड लेवल विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पे। नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रोजेक्ट कुबेर बेंगलुरु में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 2025 में
IUCN के विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में IUCN के विश्व के सबसे बड़े कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UAE। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में किस संस्थान द्वारा भारतीय रेलवे में पटरी से उतरना डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैग के द्वारा। 2022 में किस संस्थान द्वारा डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैग के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राइंग प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। किस संस्था ने ग्लोबल अलायंस फॉर ड्राइंग प्रिवेंशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। किस शहर ने इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू explore possibilities of boosting connectivity investment in India's northeastern state and with India's neighbor नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो जो अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज ऑफ बूस्टिंग कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और भारत के जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, The conference would focus on connectivity through 3 pillars, namely digital, energy and transport। तो जो कॉन्फ्रेंस है इस पे क्या फोकस, किस पे फोकस किया गया है? तो मेनली 3 पिलर पे इसे फोकस किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोसेशन क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, यह एक कानूनी अवधारणा है जो संपत्ति के शत्रुतापूर्ण कब्जे को संदर्भित करती है। प्रतिकूल कब्जा क्या है? एडवर्स पोसेशन क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह एक कानूनी अवधारणा है जो संपत्ति के शत्रुतापूर्ण कब्जे को संदर्भित करती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ? शॉर्ट में बोलते हैं इसे CLN, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। इसमें 15 पार्टनर फैसिलिटीज है, कितने देशों से? 13 देशों से, और भारत ने हाल ही में इसे ज्वाइन किया है। कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, कहाँ के राष्ट्रपति है? सूरीनाम के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। और इसका नाम क्या अवार्ड का? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। नेक्स्ट आते हैं, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट आते हैं,
NHAI की पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में NHAI की शासन संरचना, हितधारकों, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी पहल शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस, ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और मीट्रिक टन CO2 समतुल्य पर किलोमीटर निर्मित यात्रा से उत्सर्जन में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.7% की गिरावट देखी गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी परसेंट थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2.0%। देखो क्वेश्चन देके डरना नहीं है, सिंपली आपको इतना याद रखना है। पहले 2 पॉइंट याद रखो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अभी पहली बार किसने दिया है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट, तो NHAI ने इस पर पहली बार दिया है। और इसमें क्या कौन सी पहल शामिल है? तो NHAI की शासन संरचना, हितधारकों, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी पहल शामिल है। और 2020-21 में जो आपका था ग्रीन हाउस गैस, ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और मीट्रिक टन CO2 समतुल्य पर किलोमीटर, यह 2020-21 में घट के कितना हुआ था? 9.7%। आपसे पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना था, तो आंसर क्या होगा? 2%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारा डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहाँ से आप लोग जो डाटा है ना वो डाटा याद कर लेना है, ठीक है। बस जो डाटा गिवन है, डाटा से क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे देखो जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है ना, यहाँ पे मेंशन है ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम एनर्जी कंजप्शन, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल मेजर इन मीट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट पर किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड सॉ ए डिक्लाइन ऑफ 9.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और एंड 2% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध किससे होता है? करंट अफेयर से कहीं ना कहीं होता है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो पहला स्टेटमेंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे फिनटेक प्लेयर जैसी तीसरी पार्टी उधारकर्ता के चूक करने पर उधारदाताओं लेंडर को मुआवजा देती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, एक तरीके से इंश्योरेंस हो गया। फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके तहत वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे फिनटेक प्लेयर जैसी एक तीसरी पार्टी होती है जो उधारकर्ता के चूक करने पर मुआवजा कौन देगा? लेंडर को मुआवजा देती है। जो तीसरी पार्टी होती है ना, ये मुआवजा देती है, किसके अंदर आता है? फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी स्कीम के तहत, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने में डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी की अनुमति दी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। यहाँ पे डिटेल गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में रविदासिया समुदाय राज्य को जातिगत पूर्वाग्रहों को गैर कानूनी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बनाने की वकालत करने के लिए रडार के अधीन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? एक अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक सिनारियो एक ऐसे बिंदु को संदर्भित करता है जहां यह बहुत ठंडा चल रहा है, टू कोल्ड। और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? GDP ग्रोथ में गिरावट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो ये गलत है। गलत क्यों है? कि इसमें ना तो टू कोल्ड होता है ना टू हॉट होता है, ठीक है, बस नॉर्मल होता है। दूसरा क्या है? रेपो दर और कुछ नहीं बल्कि वह ब्याज दर है जो RBI बैंकों का पैसा उधार देने पर लगाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछ क्या रहा है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो चेक करना होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला जो स्टेटमेंट है ना वो सही नहीं है, दूसरा तो सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओनली 1। पहला स्टेटमेंट केवल गलत है, ठीक है।
गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या होता है? फॉर एन इकोनॉमी रेफर्स टू ए पॉइंट वेयर इट इज़ रनिंग जस्ट परफेक्टली, नाइदर टू हॉट इम्प्लाइंग हाई इन्फ्लेशन नॉट टू कोल्ड रेफरिंग टू फ्लैटरिंग जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो वहाँ पे जस्ट परफेक्टली होता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो था आपका वो गलत था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कितने जोड़े सही सुमेलित है। कखोवाका बांध यूक्रेन में है, बखमुत रूस में है, दारफुर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। तो कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो, कखोवा डैम कहाँ पे है? यूक्रेन में है, तो पहला आपका सही है। कखोवाका डैम कहाँ पे है? यूक्रेन में है, तो पहला तो सही है। दूसरा आते हैं, बखमुत कहाँ पे है? यूक्रेन में है। बखमुत कहाँ पे है? यूक्रेन में है, तो ये गलत हो गया ना, रसिया दिया हुआ है, यूक्रेन में है। दारफुर कहाँ पे है? सूडान में है। दारफुर कहाँ पे है? सूडान में है। दारफुर सूडान में है। और यहाँ पे क्या मेंशन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य गलत है, क्या होगा? सूडान होगा। तो सही बस एक ही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट आते हैं, ईमा बाजार और लल्लूब काबा हाल ही में खबरों में थे, ये क्रमशः है। आपको बताना ईमा बाजार क्या है और लल्लूब काबा क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ईमा बाजार जो है मणिपुर में महिलाओं का बाजार है, और लल्लूब काबा क्या है? प्राचीन बंधुआ मजदूरी व्यवस्था है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईमा बाजार मणिपुर में महिलाओं का बाजार है, और लल्लूब काबा क्या है? प्राचीन बंधुआ मजदूरी व्यवस्था है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। नेक्स्ट आते हैं, सोलोमन द्वीप हाल ही में खबरों में था, यह कहाँ मौजूद है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण प्रशांत महासागर में। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो अमेरिका ने वहाँ पे एम्बेसी खोला है सोलोमन आइलैंड में। अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सीरिया की सदस्यता बहाल कर दी गई है, अभी न्यूज़ में था, सही है। लीग में अफ्रीकी देशों का कोई सदस्य नहीं है, गलत है। 3 अफ्रीकी देश है। ठीक है, आपको उनका नाम बताना है कि अरब लीग में जो 3 अफ्रीकन कंट्री है ना, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सही है ना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो ओनली 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीरिया तो स्टार्टिंग में था ही इस लीग में, फिर 2011 में इसे क्या किया गया था? बाहर निकाल दिया गया था, और फिर से वापस ले लिया गया है सीरिया को। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। उस समय केवल 6 नेशन थे जब इस्टेब्लिश हुआ था, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया एंड सीरिया। फिर सीरिया को 2011 में निकाला गया था, फिर से वापस ले लिया गया है। ठीक है, और करंट में कितने मेंबर है? 22 मेंबर है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 3 अफ्रीकन कंट्री है उनका नाम। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। कौन कौन से देश है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके और यूएसए है। ग्रेट रिफ्ट वैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह सीरिया से मध्य मोजाम्बिक तक फैला है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, याद करना है, ग्रेट रिफ्ट वैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सही है, यह सीरिया से मध्य मोजाम्बिक तक फैला है। और दूसरा क्या है? यह जॉर्डन नदी का घाट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तीसरा मेंशन करो यार, तीसरा क्या है? अदन की खाड़ी रिफ्ट की पश्चिम की ओर निरंतरता है। द गल्फ ऑफ एडन इज वेस्ट वार्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द रिफ्ट, ये गलत है। यहाँ पे वेस्ट वार्ड ना होगी, क्या होगा? ईस्ट वार्ड होगा, इसलिए गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा ईस्ट वार्ड। तो सही कौन सा है? पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली 1 और 2। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, पूरा मैप लगा दिया है। ठीक है, पूरा मैप आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और टेलीग्राम पे चैनल पे PDF मैंने डाल दिया, वहाँ से आप इसे PDF लेके अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेलस अंतरिक्ष यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, यह दुनिया का पहला भाप से चलने वाला अंतरिक्ष यान है, सही है। ठीक है,
इसका उद्देश्य मंगल ग्रह का अध्ययन करना है, गलत है। आगे हम लोग देखेंगे गलत क्यों है। इसे जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था, सही है। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया था, सही है। तो सही कौन कौन सा है, 1, 3 एंड 4। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। और यहाँ पे गलत क्यों है, यहाँ पे मंगल ग्रह ना होगी, क्या होगा, मून के लिए है, ठीक है, चंद्रमा के लिए, इसलिए आपका सेकंड गलत है। बाकी 1, 3, 4 आपका सही है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।